हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल जपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी की इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज श्रीलंका में जो नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं उस पे एक एडिटोरियल है, तो हम उसका एनालिसिस करेंगे। उसके पहले हम 10 नए वर्ड्स देखेंगे, फिर आपके लिए क्लोज टेस्ट है जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फाउंडेशन के बच्चे एक एक सेंटेंस कर रहे हो, क्लोज टेस्ट के भी आंसर्स देने का ट्राई करो, जरा मजा आएगी आपको सॉल्व करने में। गलत हुए तो चलेगा, आंसर्स गलत होने का डर नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होता उससे, पर आंसर्स देना चाहिए, ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और लास्ट में फिर एडिटोरियल पे कुछ क्वेश्चंस है और फिर आपके लिए एक पैरा जंबल भी पूछा है जिसका सीक्वेंस आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे। आज हमारे पास पहला वर्ड जो है वो है कोअर्सिव। कोअर्सिव, कोअर्सिव का मतलब क्या होता है? कोअर्सिव का मतलब होता है दबा देने वाला या जबरदस्ती करने वाला। अगर कोई ऐसा होगा तो उसे हम कोअर्सिव कहेंगे। कोअर्सिव एक्शंस मतलब ऐसी एक्शंस जो आपको मजबूरी में कोई काम कराए या आप पे दबाव डाल के अगर कोई काम करा रहा है तो उसे कोअर्सिव कहेंगे। ऐसी एक्शंस जिस पे दबाव पड़े काम करने का, जिससे दबाव पड़े काम करने का, वो कोअर्सिव एक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। देखो सेंटेंस, द गवर्नमेंट्स कोअर्सिव पॉलिसीज have been criticized for limiting personal freedoms, है ना। सरकार की कैसी पॉलिसीज है? कोअर्सिव पॉलिसीज है जिसको क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना करना, है ना। सरकार की ऐसी पॉलिसीज है, कैसी? दबा के काम करा लेने की, यानी जबरदस्ती काम करा लेने की। तो कोअर्सिव का मतलब होता है जबरदस्ती, ठीक है। देखो इसका मीनिंग, यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स टू मेक समवन डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल। आपकी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है ना, विल नहीं है, इच्छा नहीं है, फिर भी आपसे कोई काम करा लिया जाए तो उसे कहेंगे कोअर्सिवली करा लिया गया है वो, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? फोर्सफुली करा लेना कोई चीज, है ना, फोर्सफुल। ऑपरेसिव ये एडजेक्टिव है ना, पॉलिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द है। बहुत बार बच्चों को लगता है सर ये एडजेक्टिव कैसे पहचाने? जो भी नाउन है उसको कैसा, ये सवाल पूछो। कैसी पॉलिसीज? कोअर्सिव पॉलिसीज, ठीक है। कैसी पॉलिसीज? फोर्सफुल पॉलिसीज। ऑपरेसिव पॉलिसीज, ऑपरेसिव मतलब दबा के रखने वाली, है ना। ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन मतलब ऑथोरिटी से काम करा लेने वाली, जबरदस्ती, है ना। डिक्टेटर कैसा होता है? तो वो होती है ऑथोरिटेरियन, ठीक है। चलो उसके बाद एंटोनिम्स क्या होंगे कोअर्सिव के? जबरदस्ती का एंटोनिम क्या होना? आराम से अपने हिसाब से करना है। वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? आप वॉलेंटियर करके जाते हो कहीं। वॉलेंटियर करके जाना मतलब आप, यानी आपकी इच्छा है जाने की, इसलिए आप जा रहे हो। आपको एक समाज सेवा करने की इच्छा हो रही है, इसलिए आप कहीं पे वॉलेंटियर करने जा रहे हो, ठीक है। खुद के दिल से करना। लीनियंट, लीनियंट यानी रिलैक्स्ड मोड में काम करने देना। दो टाइप के लोग आपको दिखेंगे हमेशा, दो टाइप के बॉस आपको मिल सकते हैं। एक टाइप के बॉस ऐसे होंगे जो जबरदस्ती सारा काम करा के लेंगे। दूसरे बॉस ऐसे होंगे थोड़ी लीनियंट है, ठीक है अभी नहीं, ठीक है शाम तक दे देना, चलो कल तक दे देना। थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर होता है, उसे कहते हैं लीनियंट या जेंटल, है ना, स्मूथ जेंटल, ठीक है। क्लियर? कोअर्सिव समझ गया? कोअर्सिव का मतलब होता है जबरदस्ती। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है वेग। वेग ये वर्ड है, बहुत कॉमन सा वर्ड है वेग। वेग का मतलब होता है अनिश्चित। कुछ भी जो इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं पता उसे हम वेग कहेंगे। कि मेरे दिमाग में एक थॉट आया पर वो थॉट बहुत वेग है, यानी आइडिया बहुत वेग है, अनिश्चित है। वेग इन द सेंस का कुछ सिर पैर नहीं है, आगा पीछा कुछ पता नहीं उसका, एकदम हवा में कुछ तो भी है, दैट इज वेग, ठीक है। देखो सेंटेंस, हिज इंस्ट्रक्शंस वेयर टू वेग टू फॉलो प्रॉपरली। इंस्ट्रक्शंस कैसे थे? बहुत वेग थे, यानी क्लियर कट नहीं थे, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। क्लियर का अपोजिट होता है वेग, हवा में, ऊपर ऊपर, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, दैट इज कॉल्ड वेग, जिससे क्लैरिटी ना मिले। तो उसके इंस्ट्रक्शंस कैसे थे? वेग थे, यानी बिल्कुल क्लियर नहीं थे। टू वेग, टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। व्हाट डज टू मीन? जरूरत से ज्यादा, एक्सेसिव, ठीक है। मीनिंग क्या होगा इसका? नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, अभी बोला ना, जिसको क्लियरली नहीं बता सकते हैं, अनक्लियर, जिसको, है ना, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड,
लैकिंग डिटेल और प्रिसीशन, क्लैरिटी नहीं है, प्रिसीशन नहीं है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? अनक्लियर, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब ऐसे कि दो चीजें हैं, दोनों सिमिलर लगे आपको, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़े, उसे कहेंगे एम्बिग्यूअस है ना। उसके बाद में इनडेफिनिट है ना, जो कोई डेफिनिट नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं क्या है, तो वो हो जाएगा वेग। ठीक, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? जो क्लियर है एकदम, ठीक है, या प्रिसाइज है, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक। प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम स्पेसिफिक, टू द पॉइंट, या यहाँ पे स्पेसिफिक ये भी वर्ड आया ही है। ठीक है, तो बहुत बार होता है ना, हमको अगर कोई काम करना है तो अगर हमको स्पेसिफिक क्लियरली कुछ बता दिया गया है तो अच्छा रहेगा। अगर बता दिया गया नहीं, क्या करो, कल एक स्टोरी लिख के लाओ, ये वेग हो गया। अब आपको घर जाने के बाद सोचना पड़ेगा कौन सी स्टोरी, किस पे लिखूं, कितनी बड़ी लिखनी है, कितने वर्ड्स की लिखनी है ना, ये सब सोचना पड़ेगा, तो वो वेग हो गया। क्लियरली कैसे बता सकते हैं इसको कि कल ये टॉपिक पे इतने इतने लाइंस की एक स्टोरी लिख के लाओ, ये थोड़ा सा क्लियर हो गई आइडिया, राइट? समझ गया? फिर चलो, वेग मतलब अनिश्चित, जो एग्जैक्ट नहीं है, अनक्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एथिक्स। एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्या होता है? मतलब नैतिकता ना। हम कहते हैं ना बहुत, उसका बिहेवियर बहुत एथिकल है, एथिकल बिहेवियर, बहुत एथिक्स को मानने वाला बंदा है। एथिक्स को मतलब नैतिकता, जो चीज़ सही है वही करेंगे, उसके जो मॉरलिटी है, मॉरल प्रिंसिपल्स है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो एथिकली चलता है ना, वो अनैतिक कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, देखो सेंटेंस, स्ट्रांग एथिक्स आर इसेंशियल इन बिजनेस टू बिल्ड ट्रस्ट विथ कस्टमर्स। ऐसे व्यक्ति जिनके एथिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, मॉरली उनके प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग है, वो कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशंस बना लेते हैं। ठीक है, और इसलिए उनका बिजनेस भी अच्छा चलता है। तो एथिक्स का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल्स या नैतिकता। मीनिंग क्या होगा इसका? मॉरल प्रिंसिपल्स, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक, जो आपकी नैतिकता मतलब आपके जो प्रिंसिपल्स है ना, आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है, आप उसी हिसाब से अगर अपना काम करते हो तो आप आपके एथिक्स फॉलो कर रहे हो। आपको पता है कि नैतिकता इस काम में है और वो भी आप नहीं फॉलो कर रहे हो, तो वो फिर अनएथिकल काम हो गया। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? मोरालिटी, प्रिंसिपल्स या वैल्यूज। ठीक, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इमोरलिटी, जहां पे बिल्कुल नैतिकता नहीं है, करप्शन है, करप्ट बंदा है कोई, है ना। जो एथिकल बंदा होता है, वो एथिक्स जो फॉलो करता है, वो व्यक्ति करप्ट नहीं हो सकता कभी। ठीक है, उसको मालूम है उसके एथिक्स क्या है, कि अपना काम है, अपना काम करने के लिए अपने को सैलरी मिलती है, उस सैलरी में उतना काम करना है। अगर सैलरी कम मिल रही है ऐसा अगर लग रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, और पढ़ाई करेगा, दूसरी अच्छी सैलरी वाली जॉब देखेगा, वो करप्शन लेके अपना पैसा नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो अनएथिकल यानी करप्ट व्यक्ति हो गया। एथिकल मतलब जो नैतिकता को मानने वाला व्यक्ति है। अनस्क्रिपलस यानी जिसमें झूठापन नहीं है। ठीक है, स्क्रपलस मतलब झूठापन, धोखाधड़ी, जिस वो स्क्रपलस का मतलब होता है जो धोखा दे सकता है। अनस्क्रपलस मतलब जो एकदम सीधा है। ठीक, क्लियर? एथिक्स का मतलब, चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। एथिक्स मतलब नैतिकता। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सटायरिस्ट। सटायरिस्ट, सटायर करने वाले को हम सटायरिस्ट कहेंगे। तो इसलिए पहले सटायर का मतलब समझ लेंगे। सटायर करना मतलब क्या? किसी को उपहासात्मक बोलना, है ना, उपहास करना, दैट इज सटायर। बहुत बार किसी बुरी चीज को बोलना होता है, यानी बुराई बतानी होती है, पर वो उपहासात्मक तरीके से बताई जाती है, उसे हम सटायर कहते हैं, राइट। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है, सटायर करने वाले व्यक्ति, उनको हम सटायरिस्ट कहते हैं। ठीक है, देखो सेंटेंस, द फेमस सटायरिस्ट यूज्ड कॉमेडी टू हाईलाइट सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे कमेंट करने वाला जो व्यक्ति है, कॉमेडी करके उसे फेमस सटायरिस्ट यहाँ पे कहा गया है ना। फेमस सटायरिस्ट ने क्या किया? कॉमेडी को यूज किया सोशल और पॉलिटिकल चीजों पे कमेंट करने के लिए। आपने बहुत बार लोगों को कीर्तन करते हुए सुना होगा, है ना। कोई बहुत सारे ऐसे कीर्तनकार हैं आज फेमस, जो पॉलिटिकल या सोशल सटायर करते हैं।
ठीक है, हमारी जो सिस्टम है वो सिस्टम में के दोष वो बताते हैं, लेकिन इस तरह से बताते हैं कि हमें हंसी आए और हम सोचने पे भी मजबूर हो, इसे कहते हैं सटायर। ठीक है, मीनिंग्स क्या होंगे इसके? अ पर्सन हु यूजेस ह्यूमर, ह्यूमर तो पता है आपको, हंसी, है ना। आयरनी, आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी मतलब विडंबना किसी चीज में, दैट इज आयरनी। और रिडिक्यूल, टू क्रिटिसाइज और एक्सपोज फ्लॉज इन पीपल और सोसाइटी, लोगों में जो दोष है, जो कमियां हैं ना, या सोसाइटी में हमारे जो दोष है, कमियां हैं, उनको दिखाने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को हम सटायरिस्ट कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? पैरोडिस्ट, में पैरोडी देखी होगी, बहुत सारे गाने होते हैं, गानों की पैरोडी होती है, मूवीज होती है, उनकी पैरोडी होती है, यानी मजाक के तौर पे उस मूवी में, उस नॉर्मल जो मूवी है उसका कॉमेडी करके कुछ तो भी बनाया जाता है, दैट इज पैरोडी। ह्यूमरिस्ट, जो हंसी मजाक करे, स्टैंड अप कॉमेडी वाले लोग आजकल के ह्यूमरिस्ट हो गए वो। आयरनिस्ट, आयरनिस्ट मतलब ऐसे लोग जो विडंबनाएं बताए चीजों में की, है ना, कि विडंबना है हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल ज़्यादा है पर बच्चे कम हैं, प्राइवेट स्कूल कम है बच्चे ज़्यादा है, आयरनी हो गई, विडंबना है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? कॉम्प्लीमेंटेटर, है ना, या कॉम्प्लीमेंटर। कॉम्प्लीमेंटर मतलब जो आपको अच्छा बताए, आपकी तारीफ करे, वो कॉम्प्लीमेंटर हो गया। और फ्लैटरर मतलब ये भी आपकी तारीफ करने वाला। तो सटायरिस्ट क्या करेगा? गलतियां निकालेगा। कॉम्प्लीमेंटर क्या करेगा? सिर्फ अच्छा ही बताएगा। समझ गए डिफरेंस? सटायर करना मतलब सिस्टम में के दोष निकालना, और वो भी हंसी मजाक करते हुए, उसे सटायर कहते हैं। और जो व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से करता है उसे सटायरिस्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बहुत इजी सा वर्ड है, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है निर्बंध लगाना किसी पे, किसी चीज को रोकना, कंस्ट्रेंट करना, है ना, रोकना, निर्बंध लगाना। देखो सेंटेंस, द प्रोजेक्ट फेस्ड न्यूमरस कंस्ट्रेंट्स, है ना, बाधाएं बहुत सारी, निर्बंध लग गए, बहुत सारे बाधाएं थी, ड्यू टू बजट कट्स। बजट में बहुत सारे कट्स किए गए, बजट काटा गया, कम किया गया, और इसलिए क्या हुआ, प्रोजेक्ट्स को न्यूमरस कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ा। कंस्ट्रेंट्स का मतलब बाधाओं का या निर्बंधों का। ठीक है, देखो मीनिंग, लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस, बाधाएं भी आ गई और निर्बंध भी आ गए। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, दोनों वर्ड हमने यहाँ पे देखे ही हैं वैसे। क्या? रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट मतलब भी चीजों को रोकना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? खुली छूट, कोई निर्बंध नहीं है, खुली छूट है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, या ओपननेस है, खुलापन है ना, कोई रोकथाम नहीं है, बिल्कुल खुलापन है, दैट इज एंटोनिम ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट समझ गए? फिर निर्बंध। चले अगले वर्ड पे। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है? फैसेट्स। फैसेट्स, फैसेट्स का मतलब क्या होता है? फैसेट्स ना, फैसेट्स, फैसेट्स मतलब किसी भी चीज के अलग अलग पहलू, कहते हैं ना, उसके बहुत सारे पहलू है, तो हर एक पहलू को एक अलग अलग फैसेट के तौर पे, मतलब हर एक पहलू एक अलग अलग फैसेट है। ठीक है, तो फैसेट्स यानी पहलू। देखो सेंटेंस, देयर आर मेनी फैसेट्स टू द आर्गुमेंट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। कोई एक आर्गुमेंट दिया गया है, कोई एक बात कही गई है, उस बात के बहुत सारे अलग पहलू हो सकते हैं, है ना। आप सिर्फ एक एंगल से उस चीज को नहीं देख सकते, अलग अलग एंगल से किसी चीज को देखना पड़ेगा, उसके बहुत सारे अलग अलग फैसेट्स है। ठीक है, मीनिंग क्या होगा इसका? वन ऑफ द मेनी साइड्स और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, ना, किसी बात के अलग अलग पहलू, बहुत सारी चीजों के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे साइड्स होते हैं, वो सारी साइड्स दे आर कॉल्ड फैसेट्स। फेस से ही वर्ड आया, देखो फेस बेसिकली आप एक क्यूबॉइड, क्यूब कंसिडर करो, अब वो क्यूब को 6 अलग अलग साइड्स है ना, तो वो 6 अलग अलग फैसेट्स हो गए उसके, बस फेस से ही फैसेट्स आया है, बाकी कुछ नहीं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एस्पेक्ट्स, जैसे हमने देखा साइड्स, ये साइड्स का मतलब भी फैसेट्स है। फीचर्स या कंपोनेंट्स, किसी चीज के पार्ट्स, कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? वो पूरी तरह से एक चीज, होल और इंटायरिटी। इंटायरिटी मतलब पूरा, ठीक है, एक ही चीज, एक चीज। जैसे
स्फीयर, स्फीयर के फैसेट्स नहीं हो सकते, बराबर है। स्फीयर के फैसेट्स होंगे क्या? नहीं, सब साइड से सेम ही है वो, राइट। लेकिन बाकी ज्योग्राफिकल जो फिगर्स है उनके फैसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गया। फैसेट्स, फैसेट्स मतलब चीज़ों के अलग अलग पहलू। किसी ने कोई भाषण दिया, अब वो भाषण का हम एक ही मीनिंग निकालेंगे ऐसा तो नहीं है ना, उसके अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। तो अलग अलग मीनिंग निकलेंगे, मतलब देयर आर लॉट ऑफ फैसेट्स, बहुत सारे फैसेट्स है उस स्पीच के। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी, किसी चीज की प्रैक्टिकलिटी। किसी व्यक्ति को अगर आप कहो ना कि ये व्यक्ति बहुत प्रैग्मेटिक है, तो द पर्सन इज वेरी प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक मीन्स वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो बहुत हवा में नहीं सोचता, उसे पता है क्या सही है और जो प्रैक्टिकल है उसी चीज को वो करेगा, तो उसे हम प्रैग्मेटिक कहेंगे। देखो सेंटेंस, इज प्रैग्मेटिज्म, है ना, उसकी प्रैक्टिकलिटी हेल्प द कंपनी सर्वाइव ड्यूरिंग टफ टाइम्स। क्योंकि वो प्रैग्मेटिक था, प्रैक्टिकल था, इसलिए उसको पता था कि भले ही कंपनी टफ समय से गुजर रही है लेकिन ये आगे बहुत अच्छा कर सकती है। प्रैग्मेटिक, ठीक है। मीनिंग क्या होगा इसका? अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम्स एंड अफेयर्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस रादर देन थ्योरी। तो अनुभव के बेसिस पे अब जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो या उसे प्रॉपर अप्रोच देते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग को, उसे प्रैग्मेटिक अप्रोच कहते हैं या प्रैक्टिकल अप्रोच कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एक वर्ड तो बहुत बार देख लिया अभी हमने, प्रैक्टिकलिटी। दूसरे रियलिटी यानी रियलिज्म, यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म है इसलिए रियलिज्म, या कॉमन सेंस, बेस्ट वर्ड कॉमन सेंस यानी प्रैग्मेटिज्म। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एंटोनिम्स हो गए हवा में सोचना, थेरोटिकल सोचना, बहुत थेरी के हिसाब से, प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करके देखा ही नहीं, थेरी में ही सारी बात चल रही है। आइडियलिज्म, है ना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल, थेरी में बात चल रही है मतलब हमारे पढ़ाई का टाइम टेबल। जनरली स्टूडेंट्स कैसे करते हैं? टाइम टेबल बना लेते हैं पहले, सब सुबह इतने बजे 6 बजे उठना है, 7 बजे तक नाश्ता करना है, फ्रेश होना है, सब 7 बजे तक निपटाना है, 8 बजे तक नाश्ता करना है, ये करना है, वो करना है, नहाना है, ये करना है, वो करना है, सब रखेंगे और फिर बचा हुए समय में यहाँ पढ़ाई करना है, ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं करना है, अगर है ना उसको जरा प्रैग्मेटिकली सोचो, प्रैक्टिकल सोच होनी बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ आपके पढ़ाई का टाइम टेबल बना लो, बस हो गया, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। सिर्फ पढ़ाई का टाइम टेबल करना है भाई, है ना, चीज़ें बाकी की अपने आप हो जाएगी, उसके लिए टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जस्ट मेक टाइम टेबल फॉर योर स्टडी। आइडियलिज्म, है ना, जब टाइम टेबल बनाया था तो बहुत ही आइडियलिस्टिक टाइम टेबल हम लोग बना लेते हैं, या थेरी या इम्प्रैक्टिकलिटी, ये हो गए उसके एंटोनिम्स। वर्ड समझ गया? प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म मीन्स प्रैक्टिकलिटी। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मतलब क्या होता है? एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। हमारे यहाँ जो होती है ना, पानी में दूध की मिलावट, दूध में पानी की, आजकल दूध में पानी की नहीं होती, वो पुराना समय था जब दूध में पानी की मिलावट होती थी, अब तो पानी में दूध की मिलावट होती है, राइट, हो गया एडल्ट्रेशन। तो एडल्ट्रेशन का मतलब क्या था? मिलावट। देखो, द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हैज बिकम अ सीरियस इशू इन द इंडस्ट्री, है ना। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स कैसे मिल रहे हैं आपको? एडल्ट्रेटेड मिल रहे हैं, मिलावट भरे मिल रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों की मिलावट होती है। अभी तो वो तिरुपति के मंदिर का प्रसादम, उसमें भी मिलावट आई है, वो भी एनिमल फैट से मिला हुआ था, ऐसी लैब की रिपोर्ट आई है जिसपे अभी न्यूज़ में जो है वो। तो एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, ठीक है, मिलावट करके किसी चीज़ को खराब करना, सिर्फ मिलावट ही नहीं, मिलावट से किसी चीज़ को खराब करना, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। देखो मीनिंग इसका, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग पुअरर इन क्वालिटी बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस। तो पानी में दूध मिला दिया तो उसको एडल्ट्रेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे पानी की क्वालिटी बढ़ रही है। दूध में पानी मिलाया तो इन्फीरियर चीज ऐड कर रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना। तो मिलावट, समझ गया, एडल्ट्रेशन इज मिलावट, बाकी कुछ नहीं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कंटैमिनेशन, कंटैमिनेशन मतलब किसी चीज को खराब कर देना। इम्प्यूरिटी, प्यूरिटी का एंटोनिम इम्प्यूरिटी, या डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करना मतलब कोई चीज प्योर क्वालिटी की है, उसमें पानी डाल डाल के उसको क्वालिटी खराब कर देना उसकी, दैट इज डाइल्यूशन। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? प्यूरिटी, एकदम बेस्ट क्वालिटी,
रिफाइनमेंट, उसको क्लियर करना और अच्छा बनाना, क्लीनलीनेस, साफ सफाई, साफ सुथरा। समझ गया एडल्ट्रेशन का मतलब? एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। चले अगले वर्ड पे। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है? पोलराइज्ड का मतलब होता है ध्रुवीकरण, है ना। दो अलग अलग तरह से सोचने वाले लोग हैं, लेकिन वो इतना एक्सट्रीम सोचते हैं कि ये इसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, बट चुके हैं लोग। दैट इज कॉल्ड पोलराइज्ड, यानी ध्रुवीकरण हो चुका है। पोलराइज्ड वर्ड किससे बना है? पोल्स से। पोल्स कहाँ होते हैं? एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। पोल्स हो गए एकदम अपोजिट, है ना। तो जब लोग एकदम अपोजिट हो जाएंगे कि उन दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं रहेगा बात करने के लिए, तो वो एकदम अपोजिट्स हो गए, तो उसको पोलराइज्ड कहेंगे हम। ठीक है, देखो सेंटेंस, द डिबेट हैज पोलराइज्ड द कम्युनिटी विथ लिटिल रूम फॉर कॉम्प्रोमाइज। डिबेट, जब डिबेट हुई, जो चर्चा हुई, उसकी वजह से कम्युनिटी क्या हो गई? पोलराइज्ड हो गई, यानी दो ऐसे गुट बन गए कि अब उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आ रहा। ऐसे समय को बोलेंगे हम, ऐसे वक्त उन दोनों गुटों को क्या बोलेंगे हम? पोलराइज्ड हो गए। देखो इसका मीनिंग, डिवाइडेड इनटू टू शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स, कि जो पास में आ ही नहीं सकते। नॉर्थ पोल साउथ पोल पास में आ सकते हैं क्या? नहीं, वो एक बार दूर हो गए तो दूर हो गए बस। और सेट्स ऑफ ओपिनियंस और बिलीफ, सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डिवाइडेड, अपोज्ड या सेपरेटेड, जैसे पोल्स होते हैं। एंटोनिम्स, यूनाइटेड, एक जगह आ जाना लोग सब। पोलराइज मतलब ये अलग सोच रहे, ये अलग सोच रहे, दोनों अपनी अपनी उसमें धुन में चल रहे, दोनों साथ में है ना, दैट इज यूनाइटेड। या हार्मनी, एक साथ मिल के रहना। न्यूट्रल, है ना, एकदम न्यूट्रल होना, ना इधर ना उधर, न्यूट्रल, ये भी एंटोनिम। अभी बहुत बार हमको बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी पोलराइज हो गई है। पोलराइज हो गई है मतलब, अगर एक तो आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे, एक तो ये ऐसा सोचता है या वो ऐसा सोचता है, ऐसे टाइप के, है ना। एक ये पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा वो पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, दोनों कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, है ना। इतने पोलराइजेशन हो गया है, एक ये धर्म को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा धर्म को सपोर्ट कर रहा है, दोनों पे कोई कॉम्प्रोमाइज होने के चांस नजर नहीं आ रहे। ऐसे वक्त को हम कहते हैं हम पोलराइज हो चुके हैं। एंटोनिम क्या होता है? यूनाइटेड, सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं ना, साथ में हार्मनी से रह रहे हैं, यानी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज हार्मनी। ठीक है, या फिर न्यूट्रल, नहीं हमको इधर भी नहीं जाना, हमको उधर भी नहीं जाना, वी आर न्यूट्रल। ठीक, समझे? पोलराइज का मतलब ध्रुवीकरण, है ना, ध्रुव यानी पोल्स। चलो नेक्स्ट वर्ड कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट का मतलब कोई भी चीज का किसी एक पर्टिकुलर समय पे अस्तित्व में होना, दैट इज प्रिवेलेंट। जैसे हम कह सकते हैं कि एक समय था जब हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेलेंट थे। प्रिवेलेंट थे मतलब एक पर्टिकुलर समय में चाइल्ड मैरिजेस होते थे। तो किसी पास्ट की चीज में कोई चीज होना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेलेंट, है ना। देखो जैसे दिस बिलीफ सिस्टम इज स्टिल प्रिवेलेंट इन मेनी रूरल एरियाज। कोई एक पर्टिकुलर बिलीफ के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे विश्वास है, अभी भी हमारे गांव में ऐसा माना जाता है या इन चीज़ों पे विश्वास किया जाता है, तो उसे कहेंगे ये सोच अभी भी प्रिवेलेंट है हमारे यहाँ पे। ठीक है, मीनिंग क्या होगा इसका? वाइड स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, किसी भी एरिया में एक मान्यता होना उस समय पे, दैट इज कॉल्ड प्रिवेलेंट। कोई चीज होना, मान्यता ही नहीं, कोई भी चीज होना, दैट इज प्रिवेलेंट। कॉमन, है ना, सबको, सब में वो कॉमन होना। वाइड स्प्रेड, फैला हुआ होना या डोमिनेंट होना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके फिर? कोई चीज बहुत रेयर होना, नहीं मिलना वो, है ना। एक चीज है कि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, उस समय पे भी यह मान्यता प्रिवेलेंट थी। प्रिवेलेंट थी मतलब सब लोग वो चीज को मानते थे। अभी वो चीज को लोग नहीं मानते, यानी अब वो चीज रेयर हो चुकी है। ठीक है, अनकॉमन है या इनफ्रीक्वेंट है, अब वो उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आती। समझ गए? प्रेवेलेंट समझ गया, कोई पर्टिकुलर चीज का किसी पर्टिकुलर समय पे होना, दैट इज प्रेवेलेंट। चलो अब आपके सामने इन्हीं 10 वर्ड्स पे एक क्लोज टेस्ट है। इस क्लोज टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। मैं साइड हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं क्लोज टेस्ट के, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले अगले वर्ड पे, सॉरी अब एडिटोरियल पे जाएंगे। चलो, तो दिस इज द एडिटोरियल इन फ्रंट ऑफ यू, श्रीलंकाज वर्डिक्ट ऑन द आइलैंड नेशंस 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको पढ़ो, ठीक है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे, गो थ्रू इट। चलो पढ़ लिया, क्या दिया है अभी फर्स्ट पार्ट में, श्रीलंकाज वर्डिक्ट ऑन द आइलैंड नेशंस 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, है ना, कल ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, उसके रिजल्ट्स आए और उसमें अनुराग कुमार दिसनायके ये जीत गए, तो ये अभी श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बन गए, जिन्होंने कल ही शपथ ली दोपहर में, ठीक है। देखो हम सेंटेंस पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, द पीपल ऑफ श्रीलंका हैव वोटेड फॉर चेंज इन द 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विद देयर नॉड, नॉड मतलब ऐसा हाँ कहना, ठीक है, विद देयर नॉड मतलब टू से यस, टू अनुराग कुमार दिसनायके ऑफ द नेशनल पीपल्स पावर, ठीक है। नेशनल पीपल्स पावर इट इज एन अलायंस, कुछ पार्टियां मिलकर ये अलायंस बना है, जिसमें अनुराग कुमार दिसनायके की पार्टी जो है वो मेजर पार्टी है, ठीक है। तो इनको चुन के भेजा है अभी लोगों ने, वहां पे जो इलेक्शन हुए उसमें कौन जीता है, अनुराग कुमार दिसनायके। इवन दो मिस्टर दिसनायके ऑल्सो द चीफ ऑफ द जनता विमुक्ति पेरामुना JVP, ये उनकी पार्टी है, ठीक है, जनता विमुक्ति पेरामुना ये उनकी पार्टी है, ये पार्टी नेशनल पीपल्स पावर नाम का जो अलायंस है उसमें मेजर पार्टी है, ठीक। हैड टू गो थ्रू अ सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग, उनको दूसरी राउंड ऑफ काउंटिंग से गुजरना पड़ा, और पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरी बार काउंटिंग हुई है यहाँ पे, अ फर्स्ट सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी इन 1978 ना, 1978 में क्या हुआ था, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी के इनके जो नियम लागू हुए थे श्रीलंका में, उसमें ये बोला गया था कि फर्स्ट काउंटिंग में अगर किसी को 50% नहीं मिलते हैं, किसी एक व्यक्ति को 50% वोट से ज़्यादा, तो फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग होगी। तो 1978 से 2024 तक इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं थी, 56 सालों में ज़रूरत नहीं पड़ी, पर इस बार ज़रूरत पड़ी, तो सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग में अनुराग कुमार दिसनायके जीत के सामने आए, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग, द स्पिरिट ऑफ द मैंडेट is for a change and a perceptible shift away from the established traditional parties and groups that dominated the political landscape।
और ये जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट आया है उससे क्या पता चलता है, इट शोज द स्पिरिट ऑफ द मैंडेट। मैंडेट का मतलब क्या होता है, हमने मैंडेट ये वर्ड अभी 2-3 दिन पहले ही देखा था। मैंडेट का मतलब होता है आदेश, तो ये जनता का आदेश है, और ये जनता के आदेश से क्या साबित हो रहा है, स्पिरिट ऑफ द मैंडेट क्या है, इससे क्या पता चल रहा है कि पीपल वांटेड अ चेंज, लोगों को एक चेंज चाहिए था। यहाँ के लोगों को, श्रीलंका के लोगों को चेंज चाहिए था, क्योंकि वहां पे एक करप्ट, या फिर करप्ट नहीं बोल सकते, अभी अपन नहीं बोल सकते करप्ट थी कि नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिशनल पार्टीज है, करप्ट के बारे में नहीं बोला है ना। अब परसेप्टिबल शिफ्ट अवे फ्रॉम दी एस्टेब्लिश्ड, यानी जो पार्टी बहुत सालों से, जो पार्टियां, 1-2 पार्टियां है वहां पे, वो वही पार्टियां कंटिन्यूसली रूल करते आ रही थी, तो अब लोगों को लगा यार इनसे कुछ सुधर नहीं रहा, क्योंकि श्रीलंका की हालत बहुत खराब है। अपने जैसा नहीं है कि वी आर डूइंग वेल, श्रीलंका की हालत बहुत भयंकर खराब है, फाइनेंशियली तो वो एकदम हालत खस्ता है उनकी। तो अपनी हालत खस्ता करने के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, अब उनको वापस सत्ता नहीं देनी है, ये वहाँ के लोगों ने सोचा। तो एस्टैब्लिश्ड जो पार्टियां थी, ट्रेडिशनल जो पार्टियां थी, है ना, या फिर ऐसे जो ग्रुप्स थे जिन्होंने अभी तक पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को डोमिनेट करके रखा था, उनको जनता ने नकार दिया। इट इज रिमार्केबल दैट द जेवीपी, है ना, जेवीपी मतलब ये जनता विमुक्ति पेरुमनु, क्या पेरामुना, अ पार्टी विथ मार्क्सिस्ट ओरिजिन्स दैट इज लीडिंग द एनपीपी हैज बीन एबल टू गेट अबाउट 42% ऑफ द वोट शेयर। ये एक तो ये नई बात है, क्योंकि ये जो पार्टी है ना जेवीपी, ये एक मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो इसके रूट्स कोई श्रीलंका में बहुत पहले से ऐसे स्ट्रांग रूट्स नहीं थे, और इनके लीडरशिप के अंडर ये एनपीपी नाम का जो अलायंस है वो लड़ रहा था, तो उनको 42% वोट्स पूरे मिले हैं, अनलाइक इट्स पुअर शोइंग इन 2019 एंड 2020। 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे, 2024 के पहले इनके इलेक्शन 2019 में हुए थे, 2019 में, और उसके बाद वापस 2020 में इलेक्शन फिर से कराने पड़े। वो इलेक्शन में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा था, यानी लिटरली इनको 3% वोट्स मिले थे, 3%। अब देखो कितने मिले, 42% वोट्स मिले हैं। एंड दो लोअर देन 2015 एंड 2019, वोटर टर्नआउट वाज अबाउट 79.5%, ह्यूज ना। 2015-2019 में भी जो श्रीलंका में वोटर टर्नआउट था, यानी लोगों ने वोट जो दिया था वो इससे ज़्यादा था, पर इस बार 2024 में भी वोटर टर्नआउट कितना है, 79.5%, यानी 80% लोगों ने वोट दिए। हमारे यहाँ पे वोटर परसेंटेज कितना होता है, वोटर टर्नआउट 55 to 60% होता है ना। 80% इज अ ह्यूज वोटर टर्नआउट, ठीक है। गिवन देयर कंस्ट्रेंट्स, यानी उन पे जो निर्बंध है, गिवन देयर कंस्ट्रेंट्स ऑल द कंटेस्टेंट्स, अब ये कंटेस्टेंट्स पे कंस्ट्रेंट्स थे, ठीक है, निर्बंध लगे हुए थे कंटेस्टेंट्स पे, उनके बारे में बात हो रही है। ऑल द कंटेस्टेंट्स कंडक्टेड देमसेल्व्स इन अ वे दैट रिफ्लेक्टेड देयर फेथ इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। और जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, चाहे जो भी पार्टी के हो, उन्होंने पूरे इलेक्शन में ऐसे बर्ताव किया जैसे कि उन्होंने, उनको ये जताना है कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते हैं, हमारा विश्वास है कि लोकतंत्र ही बेस्ट वे फॉरवर्ड है। इट इज ऑल्सो नो सरप्राइज दैट द पर्पज फॉर विच द पॉपुलर अपराइजिंग अरगलया, जिसको स्ट्रगल कहते हैं सिन्हाला लैंग्वेज में, श्रीलंका की लैंग्वेज जो है सिन्हाला, इसमें अरगलया ये एक वर्ड है जो स्ट्रगल के लिए यूज होता है ना। तो ये पॉपुलर अपराइजिंग जो वहां पे हुई थी, टुक प्लेस, फाउंड रेजोनेंस इन द कैंपेन एंड वर्डिक्ट। ये जो वहां पे एक पॉपुलर अपराइजिंग हुआ था सरकार के अगेंस्ट, है ना, जिसकी वजह से रनिल विक्रमासिंघे के पहले जो प्रेसिडेंट थे राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षा, उनको छोड़ के जाना पड़ा था। तो ये कैंपेन जो वहां पे हुआ था, कि जो उठाव हुआ था उस सरकार के अगेंस्ट, उसके भी अंश यहाँ पे दिखे, रेजोनेंस दिखा। रेजोनेंस का मतलब होता है सिमिलैरिटी, या एक ही आवाज, सेम फ्रीक्वेंसी मैच हो रही थी। जो स्ट्रगल में फ्रीक्वेंसी थी वही टाइप की फ्रीक्वेंसी इस बार जनता ने इलेक्शन में भी दिखाई, मतलब उनको नकारा, पुराने लोगों को सबको नकारा और नया एक चेंज लाया, ठीक है। वो कैंपेन में भी दिखी और वही वर्डिक्ट में भी दिखी। वर्डिक्ट मतलब जो जनता ने निर्णय दिया है, ठीक है। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय,
जो जनता ने अभी दिया है मैंडेट। ठीक है, क्लियर। चलो अब चलेंगे सेकंड पार्ट पे। रीड द सेकंड पार्ट, देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है, चलो बड़ा सेकंड पार्ट। चलो क्या है अभी इसमें, एज इकोनॉमिक वोज, वोज का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, एज इकोनॉमीज वोज, वोज का मतलब क्या बोला, प्रॉब्लम्स, है ना, हैड ट्रिगर्ड द अपराइजिंग। ये जो अपराइजिंग था, अपराइजिंग का मतलब होता है उठाव। तो श्रीलंका बहुत भयंकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहा था, और वो समय पे क्या हुआ था, फिर लोगों ने उठाव किया, प्रेसिडेंट के हाउस में घुस गए, प्रेसिडेंट को फिर देश छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है, तो ये किससे हुआ था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ था, उससे ये ट्रिगर हुआ मतलब किसी चीज की शुरुआत हुई, दी अपराइजिंग, उठा हुआ। ऑल द कंटेंडर्स हैड फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर, सारे कंटेंडर्स को ये पता था कि ये जो उठा हुआ था वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ था, इसीलिए सबके एजेंडा में इकोनॉमिक इश्यूज थे। ठीक है, मिस्टर दिसानायके टोल्ड द हिंदू, अब हिंदू जो न्यूज़पेपर है उन्होंने इंटरव्यू भी लिया, टोल्ड द हिंदू रिसेंटली दैट फिक्सिंग द बैटर्ड इकोनॉमी, बैटर्ड यानी पूरी कंडीशन में जो इकोनॉमी है उसको, फिक्सिंग द बैटर्ड इकोनॉमी वुड बी अमंग हिज प्रायोरिटीज, वो उनकी प्रायोरिटी है। डिस्पाइट बीइंग अ लेफ्टिस्ट, द जेवीपी लीडर अपीयर्स रिसेप्टिव टू वेलकमिंग प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे इनका क्या कहना है कि इन्होंने इंटरव्यू दिया था, द हिंदू न्यूज़पेपर ने इनका इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी प्रायोरिटी है कि पहले इकोनॉमी को रास्ते पे लाना, जो बैटर्ड है, बैटर्ड मतलब खराब कंडीशन में है, और इसके लिए वो लेफ्टिस्ट होने के बावजूद, जनरली लेफ्टिस्ट वो कैपिटलिस्ट के तरह नहीं होते, कैपिटलिस्ट में मतलब उसमें प्राइवेट्स को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वेयर एज कम्युनिस्ट अगर है, लेफ्टिस्ट अगर है, तो उसमें इसको उतना तवज्जो नहीं दी जाती है ना। तो फिर भी वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिसीव करेंगे, वेलकम करेंगे। हिज इलेक्शन मैनिफेस्टो टॉक्स ऑफ रीनिगोशिएटिंग रादर देन स्क्रैपिंग विद द IMF द $2.9 बिलियन बेल आउट एग्रीमेंट। सरकार ने एक जो इतनी बुरी कंडीशन में थी
श्रीलंका की सरकार की उनको IMF से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से एक बेल आउट पैकेज मांगना पड़ा। $2.9 बिलियन का ये बेल आउट पैकेज था। अब ये जो बेल आउट पैकेज था उसको इन्होंने कहा है, दिसानायके ने कहा है कि उनको IMF के साथ इसको रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। स्क्रैप नहीं करेंगे, उसको बंद नहीं कर देंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, उसको वो कह रहे हैं कि हम इसको रीनिगोशिएट करेंगे। हमारे जो थोड़े से टर्म्स है वो थोड़े से स्ट्रांग रहने चाहिए, है ना। हम सारी बात IMF की नहीं सुन सकते, ऐसा उनका कहना है। What Mr. Dissanayake should not overlook is that he has to adopt a consensual path while implementing his economic policies and programs. अब ये ऑथर का सजेशन है कि इन्होंने सारी चीजें करनी चाहिए पर एक कंसेंशुअल पाथ बनाना चाहिए। ये ऑथर लोगों को ऐसा लगता है कि सबके साथ मिल बांट के ही, सबके साथ जब बातें करेंगे सबकी सहमति से निर्णय लिए जाने चाहिए। इस सबकी सहमति एक चीज पे होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए तो हम सरकार चुनते हैं, है ना, कि लोगों को सरकार की सबका सहमति लेके ही अगर चलाना था तो सरकार अलग से अलग पार्टियां क्यों होती थी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी समझनी चाहिए कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड कंसेंसस एवरी टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कंसेंशुअल पाथ लेके चलना चाहिए। अब ये ऑथर उनको सजेशन दे रहे हैं व्हाइल इंप्लीमेंटिंग हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाने के लिए कंसेंसस बनाए। कंसेंसस का मतलब होता है क्या, सर्वमत, है ना, सबने मिलकर एक निर्णय लेना, सहमति। सहमति इज कंसेंसस। ठीक है, तो ये सहमति से सहमति होना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी चैलेंजिंग व्हेन इट कम्स टू दी अदर फैसेट्स ऑफ द गवर्नेंस एंड हाउ ही विल बी एबल टू एंश्योर अ सिस्टम चेंज। ये बहुत देखना पड़ेगा, ये चैलेंजिंग रहेगा उनके लिए कि सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स ही नहीं है, गवर्नेंस के बाकी भी बहुत सारे फैसेट्स होते हैं, है ना। उनको जो सोशल चेंज लाना है, जो पूरी सिस्टम में चेंज लाना है ना, फैसेट्स होते हैं बहुत सारे। और सबसे बड़ी चीज उनको सिस्टम चेंज करनी है, यानी उनकी सिस्टम ही खराब है इसलिए इतने बड़े प्रॉब्लम में आ गए थे वो, तो वो सिस्टमिक चेंज उनको लाना है। ठीक है, एज ही हैज रिपीटेडली अटैक्ड द प्रेजेंट करप्ट पॉलिटिकल कल्चर। उनके पूरे जो भाषण हुए कैंपेन में उन्होंने यही बोला था कि ये जो अभी की पॉलिटिकल व्यवस्था है वो बहुत करप्ट है और इसीलिए हम इस प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में। तो इन पॉलिटिकली करप्ट सिस्टम को हमको बदलने की जरूरत है। द प्रॉमिस टू होल्ड इलेक्शंस टू प्रोविंशियल काउंसिल्स, अ टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट JVP हैड वंस अपोज्ड, है ना। देखो, एक ऐसा टायर है सरकार का, टायर मतलब एक ऐसा लेवल, सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये ऐसे अलग अलग टायर्स है ना, टीयर्स बोल सकते हैं हम उसको। तो ये एक ऐसा टीयर है, कौन सा, प्रोविंशियल काउंसिल्स। तो ये प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन कराना, जिसको JVP, ये कौन सी, जनता विमुक्त पेरुमुना जो भी है उनका नाम, है ना, JVP, ये जो पार्टी है, इन्होंने एक बार इसको अपोज किया था। अब मस्ट बी रीअश्योरिंग टू तमिल्स, यानी अब ये बोल रहे हैं कि हम ये इलेक्शंस करवाएंगे। इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस कराएंगे। तो इससे जो तमिल लोग हैं श्रीलंका में, तमिलियंस बहुत सारे हैं, उनके लिए ये चीज रीअश्योरिंग है। रीअश्योरिंग मतलब अब इन्हों को जरा आश्वासित फील हो रहा है, आश्वासन दिया ऐसा लग रहा है। इन द एरिया ऑफ फॉरेन रिलेशंस, मिस्टर दिसानायके डब्ड बाय हिज क्रिटिक्स एज प्रो चाइना, है ना। इनके जो क्रिटिक है, इनके जो आलोचक है, वो उन्हें कहते हैं कि दिसानायके इज प्रो चाइना, क्योंकि ये कम्युनिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, तो ये प्रो चाइना है, ऐसा आरोप, सीधा आलोचना उनकी होती है। तो उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, प्रो चाइना लीडर है ऐसा कहते हैं, इज एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड हिज प्रैग्मेटिज्म, ही डिड विजिट इंडिया अर्लियर दिस ईयर, है ना। तो भले ही वो प्रो चाइना है, जिनको आरोप उन पे लगते हैं, पर उनको अब जरा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यानी सिर्फ वो बोल नहीं सकते कि प्रो चाइना है तो बस चाइना के हिसाब से चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि उनकी बिल्कुल बगल में एक बहुत बड़ा नेबर है, ठीक है, जिसका चाइना से नहीं पड़ता है, हम इंडिया, तो उनको प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा। इसलिए उनको प्रैग्मेटिज्म पे ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं, वो हिंदुस्तान आ चुके हैं, वो अभी भारत में आए थे, और जब वो भारत में आए थे, न्यू दिल्ली गए थे प्रेसिडेंट बनने से पहले,
तब एस जयशंकर जो है उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, अजीत डोभाल है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। अब ये इसमें नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलो चलो अब चले लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट है, छोटा सा है, गो थ्रू इट क्विकली, चलो पढ़ो इसको। ठीक है, चलो पढ़ लिया लास्ट पार्ट, गुड। हाँ, क्या है अभी इस पार्ट में, हिज मैनिफेस्टो। हिज मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो मतलब जो जो पार्टी लोगों के सामने रखती है ना, मैनिफेस्टो को हिंदी में क्या कहते हैं, अपना जो प्रचार करने का उनका पत्र होता है, लेटर होता है, कि उसमें लिखा होता है कि हम जनता के लिए कौन से काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। मुझे उसके लिए वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी, तो उसे कहते हैं हम मैनिफेस्टो। तो हिज मैनिफेस्टो ऑल्सो मेंशंस दैट श्रीलंका's टेरिटरी वुड नॉट बी अलाउड, श्रीलंका की टेरिटरी मतलब श्रीलंका का लैंड, वाटर, एयर तीनों, है ना, विल नॉट बी अलाउड टू थ्रेटन और रिस्क नेशनल सिक्योरिटी ऑफ एनी कंट्री इन द रीजन इंक्लूडिंग इंडिया। ये उनके मैनिफेस्टो में था, है ना, उनका घोषणा पत्र कहते हैं इसको, मैनिफेस्टो कहते हैं घोषणा पत्र। तो उनका जो घोषणा पत्र था, जो मैनिफेस्टो था, उसमें ये बताया गया था कि श्रीलंका अपनी टेरिटरी को, यानी अगर उनकी सरकार आती है तो वो क्या करेंगे, ये उन्होंने पहले बोला था कि हमारी टेरिटरी हम किसी भी हमारे रीजन में जितनी कंट्रीज हैं उनमें से किसी को थ्रेटन करने के लिए या रिस्क में डालने के लिए, उनको धोखा देने के लिए नहीं यूज करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, यानी हिंदुस्तान को हमसे वैसा धोखा नहीं मिलेगा अगर हम आ गए तो। बट इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ द न्यू प्रेसिडेंट विल ट्रांसलेट इनटू एक्शन हिज इलेक्टोरल प्रॉमिस ऑफ एबोलिशिंग द करंट सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, a matter that has refused to die down in the political discourse of the country for over 30 years। पर इनका और एक प्रॉमिस था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉमिस, कौन सा, एबोलिशिंग। एबोलिशिंग मतलब खत्म कर देना, क्या, करंट सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, अभी की जो वहां पे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी की सिस्टम है उसे खत्म करने की बात चल रही है। 1978 में ये लागू तो हो गई, लेकिन पिछले 30 सालों से इसकी चर्चा चल रही है कि ये सिस्टम अच्छी नहीं है और इसको बदलना है। अब ये सिस्टम बदलने का, इसे खारिज कर देने का, बंद करने का भी वादा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में किया था। अब वो ये कैसे करते हैं ये जरा देखना पड़ेगा। मिस्टर दिसनायके who will be assuming charge under not so comfortable conditions requires understanding and cooperation from every section of Sri Lankan society। ऑथर का यहाँ पे लास्ट में कहना है कि इनको, ये वैसे भी अभी प्रेसिडेंट ऐसे समय पे बने हैं जब श्रीलंका में कंडीशंस कोई बहुत कंफर्टेबल तो है नहीं, ऐसे समय पे उनको श्रीलंका की सारी सेक्शन से हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। समझ गया, फिर समझ गया पूरा क्या इशू है। तो मिस्टर दिसानायके जो श्रीलंका के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
ठीक, चलो तो अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज टेल अस अबाउट अनुराग कुमार दिसानायके, इनके बारे में अपने को पैसेज क्या बताता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैज दिसानायके इन कंटेक्स्ट ऑफ, व्हाट हैज दिसानायके सेड, यहाँ पे सेड ये वर्ड चाहिए, दिसानायके सेड इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी के बारे में इनकी पार्टी ने या इन्होंने क्या कहा है। तीसरा है प्रैग्मेटिज्म, ये वर्ड है, प्रैग्मेटिज्म का आपको नियरली सेम मीनिंग का वर्ड ढूंढना है, ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डज दिसानायकाज क्रिटिक्स डब हिम, इनके क्रिटिक्स इनको क्या कहते हैं, है ना। और फाइनली है, व्हाट डज नेशनल पीपल पावर लुक लाइक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। नेशनल पीपल पावर, ये जो हमने पहले 3 लाइन में नाम पढ़ा था, ये एक्चुअली है क्या, ये आपको बताना है ना। मैंने तो बता दिया था पहले, अब आपको बताना है ये क्या है, ठीक है। चले, अब लास्ट में क्या है, एक पैरा जंबल है आपके लिए, इसका सीक्वेंस आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो झट से और इसका सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। चलो तो लेट अस स्टॉप हियर विद दिस, आज यहीं रुकेंगे और मिलेंगे कल फिर से, ठीक है, विद अ न्यू एडिटोरियल। थैंक यू वेरी मच।